खबर है मैं खुश आमदेद, मेरे साथ आरमीद बड़ी सब्र, मैं हूँ सईद काजी। इमरान खान साहब ने कोई अपना एक स्टैंस तब्दील किया है बज़ाहिर, जिस तरह लगता है वो कहते हैं कि अमेरिका बराह रास्त या इन्वॉल्व नहीं था, और वो भी उधर ही बाजवा साहब पर अटैक कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी वही कर रही है, समझ में नहीं आता किसको उन्होंने फेवर मुबैना तौर पर की और किसको नहीं की। बहरहाल इट्स एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। हुकूमत क्या शौकत तरीन साहब को गिरफ्तार करेगी, उनके साथ भी ये भी एक क्या अजीब चलन है। ये इससे क्या होगा, इस गिरफ्तारी से कोई मैशत में कोई बहाली का सिलसिला हो जाएगा। नून लीग चाहती है इलेक्शन 2025 में हो, मेरे ख्याल में अब वो हुकूमत में है तो कभी भी ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। अब इसके साथ पाकिस्तान $2.9 अरब के साथ कैसे गुजारा करेगा, अभी जो फार्मलाइज नहीं हुई भट्टी साहब ये जो हमारी डील है, और अगर हो भी जाती है तो अभी ये सारे लोग मुझे कैमरा मैन बता रहे थे कि कितने का हो गया, वो कितने का, और कोई बात नहीं हो रही। जो आम आदमी है बात हो रही है ऊपर, अलबत्ता यही बातें हो रही हैं कि हुकूमत किसने गिराई और किसने नहीं गिराई। किसने गिराई भट्टी साहब ये हुकूमत, अगर अमेरिका बहादुर ने नहीं गिराई तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, एक तो आपके साथ अगर इख्तलाफ कर लूँ तो इमरान खान ने कहीं भी लफ्ज़ नहीं कहा कि इमरान खान का हुकूमत गिराने में इमरान खान का रोल नहीं था या सैफर नहीं था। देखिए, रजीम चेंज के अब सारे किरदार आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं, बेलिबास हो चुके हैं। किसी भी मुंतखब हुकूमत को गिराना इमरान खान की नहीं, किसी एक बंदे के इख्तियार में होते ही नहीं। जब आप मुख्तलिफ कड़ियाँ मिलाएंगे ना, फिर एक चेन बनेगी। कमर जवेद बाजवा साहब खुद मुझे ये इमरान खान साहब ने बताया, जब एक्सटेंशन चाहते थे उन्हें इमरान खान की दुनिया में सबसे बड़ा लीडर नज़र आता था। जब उन्होंने इमरान खान साहब से एक्सटेंशन की बात कर ली, या इमरान खान साहब इख्तलाफ रखते थे, वैसे कुछ लोगों ने, इमरान खान के साथियों ने कहा, इस दौरान नून लीग की डील हो गई। अब उनके बात आ गया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान रहे लेकिन पाकिस्तान मैं चलाऊँ। उनका एक करीबी अजीज़ है, पिछले 6 सालों में जितना हुक्म उसका चला शायद इमरान खान का भी नहीं चला। आर्मी जो कमर साहब अच्छे आदमी है, जनमन आदमी है, इस मुल्क के सिपा सलाह रहे हैं, हम तो उनका एहतराम करते हैं। उनका एक अजीज़ है, पता नहीं प्रॉपर्टी का काम करता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता या अजीज़ है या क्या है। तो गुजारिश है, उन्होंने अपनी कमांड रखने के लिए हुसैन हक्कानी के जरिए उसे लॉबियस्ट हायर किए, उधर उन्हें ब्रीफ किया गया। उसके बाद साइफर आया, वो भी अपनी जगह सच है। अगर जो इस पर इख्तलाफ करते हैं कि इमरान खान तो साइफर ओपन कर दें। प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने भी चीफ जस्टिस साहब को लिखा हुआ है, स्पीकर साहब ने भी लिखा हुआ है। इसलिए मुझे बड़ी हैरान कौन लगी यार, मैं जरा इमरान खान सुनवा दूं जो उन्होंने कहा क्या है। ये कुछ जो लगड़ बगड़ है ना, उन्हें साफी भी कह लें आप, वो मैंने कह रहे हो नहीं, जो है जमूरी, ओ जमूरी बच्चे, जमूर बच्चे, बच्चे जमूरे, आप बच्चे जमूरे, वो पता कोई बात होती है इमरान खान पे डाल देते हैं यार। मैं भी कल देख रहा था एक जगह पे बैठा, मैं हैरान हूं कि यार बारिश तेज हो रही है, इमरान खान आज बारिश नहीं हो रही, बात है उसने अपना स्टार चेंज कर ली। अब भाई तुम किस जाहिल को कह दिया है, पहले मैं बात जरा मुकम्मल कर लूँ। काई साहब, एक मुंतखब हुकूमत जिसके 155 उसे चेंज करना कोई ये कागज जेब में पेंसिल नहीं है पकड़ के फेंक दूं। उसमें नवाज शरीफ साथ, शहबाज शरीफ साथ हुआ, नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकातें हुई, पाकिस्तान के बंदों ने, कुछ लोगों ने मीर सादक मीर जाफर का रोल किया। जरदारी साहब खुद आए, उन्होंने कहा, जरदारी साहब का बयान याद है, उन्होंने कहा मेरे पास आया मुल्क बचाओ, तो मैंने कहा पहले इमरान को निकालो। ये कड़ियाँ सारी, कुछ मीडिया हाउस, कुछ सियासतदान, कुछ ताकतवर हल्के मिल के आज भी वो कह रहे हैं मुझे साजिश के साथ निकाला गया, तो वो कड़वा सच है। साइफर उनके मुंह से सुन लेते हैं। अच्छा, लेकिन भाई साहब क्या थे ये जो सारे इसमें खुश होते हैं, हो ये उनका राइट है, शायद मेरी बात से भी उन्हें इतराज। अरशद शरीफ में कभी नहीं वो बोलते कि अरशद शरीफ के कातिल तो आज दिन दिन आते फिर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जस्टिस साहब ने फरमाया, और भाई पता करो किसने मुकदमे जाली कराए, क्यों मुल्क छोड़ा। लेकिन पर खुद ही तो कहते हैं बच्चे जमूरे हैं। कल मुझे भी 1-2 टकरे थे। ये देखें जरा अपना इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। लो जी, अब इसका जो वर्बैटम तर्जमा है, उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला कि अमेरिका बराह रास्त मेरे खिलाफ नहीं था। उनके मुताबिक, खान साहब के मुताबिक, उन्हें अमेरिका को ये इतला जो है बाजवा साहब ने दी बकौल इमरान खान साहब के कि ये एंटी अमेरिकन है, और चुनाचे उसके बाद ये अब ये कहानी यार इसका सिंपल जवाब है ना, इसमें कौन सी वहाम है। मैंने कहा हुकूमत किसी की भी चेंज करना, चाहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हो या जरदारी साहब की, ये पेंसिल पकड़ के फेंकनी नहीं, उसके लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है, साजिश करनी पड़ती है, कुछ लोगों को मिलाना पड़ता है।
बाजवा साहब ने उधर लॉबी की, इधर इनको तासुर दिया अमेरिका आपके खिलाफ है, इधर नून लीग को कहा आपको ये रगड़ा लगाना चाहते हैं, अगर मुझे एनआरओ ना दिया, आपने मुझे एक्सटेंशन ना दी तो आपकी सारी उम्र जेलों में जाएगी। उधर उनको जाके कहा मैं इमरान खान से आपकी जान बचाता हूँ। यह अब सारे हकीकत सारे मेरी अपनी राय में मोहतरम जवेद चोई साहब का कालम 100% ठीक है। वो अपने निजी दोस्तों में कहते हैं उन्होंने कहा है, और दूसरे जो लगड़ बगड़ को कहा ना वो गलत बयानी कर रहा है। जवेद चोई साहब वाला कालम ठीक है, क्योंकि ये बात ये जो जवेद चोई साहब ने अपने कॉलम में लिखी थी कि ये मैं इसको सिक्योरिटी रिस्क को समझता हूँ, ये हो गया। मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब ने और एक दो लोगों को भी कहा, अपने करीबी मिलने वालों को। तो कादी साहब बात ये है कि हुकूमत साजिश से नहीं गई, साइफर नहीं है, तो साइफर ओपन कर दो, आपको भी दिखा दें मुझे भी दिखा दें। क्या रातों रात ये हकीकत नहीं कि उधर प्रिजन वैन आई, अदालतें लगी, इमरान खान के लोग 22 लोटे बने उधर सिंध हाउस में। बच्चा मुझे ये समझ नहीं आती कि आप बाइख्तियार लोग हैं, ये क्या हुक्मरान हैं कि जाके अमेरिका बकौल इनके अमेरिका को शिकायत लगानी पड़ती है यहाँ पे। हाँ। मतलब ये क्या अपनी नौकरी पक्की करने के लिए। यार देखो कैसा, मैं आप किसी की आपके साथ लड़ाई करना चाहता हूँ, मैं आपको रोजाना कहूँ या सर वो आपको गाली दे रहा है, आप एक दिन फट जाएंगे उसके खिलाफ। बेहतर तो होता कि इसको काउंटर चेक कर लिया जाए। अब इमरान खान के प्लास, अच्छा ये शवाहिद इमरान खान साहब को मिले कहाँ से? ये एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ये हुआ ये कि पहले हुआ कहा गया कि रूस जो गए थे, और ये मोहतरमा नसीम ज़ारा साहिबा भी शायद वहाँ पे जो ब्रीफिंग हुई थी मौजूद थी, मैंने उनको भी कहते सुना है कि बिल्कुल इस रियासत के तमाम अहम इदारों की मर्जी से वहाँ पे गए थे इमरान खान। तो क्या वहाँ उन्हें ट्रैप किया गया था? 100%। और वहाँ से जाने के बाद जब यूक्रेन ने हमला किया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अल्लाह दर्जात, अरशद शरीफ भी वहाँ था, उन्होंने फिर बाजवा साहब से फ़ोन किया था कि ये हुआ। उन्होंने कहा ठीक है। काजी साहब गुजारिश ये है कि अब ये एक्सपोज हो गए हैं, अब बहाना बना रहे हैं, किसी तरीके से भी हम इसको इमरान खान को डैमेज करें। मैंने तो ये भी सुना है, ये उनका आईनी हक है, मेरे ख्याल में 2 साल तक वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकते। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि कमर जवेद साहब जिस दिन सियासी जमात बनाएंगे नून लीग का सफाया हो जाएगा। मैं क्या यार मेरा की प्रॉब्लम है, वो पीटीआई को भी खा वो अब बाजवा साहब जो है वो सियासत में 2 साल बाद ही आ सकेंगे ना? नहीं, वो मैंने भी उसको यही कहा है। उसने कहा जी उसने सुना है, उसने सुना जैसे सुनी सुनाई होती है ना, कि मैं कहता हूँ मुझे फोन आया था, उन्हें क्या पापा जी है हो है वो तू कह दिया था मैं तेन फोन आया सी, मुंह ना मत्था जिन भाड़ो लथा। गुजारिश है। पार्टी परवेज मुशर्रफ साहब ने भी बनाने की कोशिश की थी। नहीं, ये इनका हक है 2 साल। लेकिन काई साहब बजाय इसके, बाजवा साहब नहायत काबिल एहतराम इस मुल्क के सिपह सलार रहे, माशाल्लाह हम एहतराम करते हैं। इधर उधर बातें करने की बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दे, ट्विटर पर खुद कहते हैं जनाब ये फैक्ट्स हैं, ताकि इबहाम खत्म हो जाए, कोई गलत फहमी पैदा ना हो सके। बातें मिसकोट भी हो जाती है ना। हाँ, अब क्या सुनाना चाहते थे आप, जरा रहनुमाई फरमाए। रजीम चेंज के इमरान खान के पास ऐसे ऐसे एविडेंस है, जिस दिन अदालत ने सुप्रीम कोर्ट जज साहब का बना दिया तो कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। इसी वजह से नहीं कि इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ तो डटा हुआ है, आपके हुक्मरान आप अभी ये कह रहे हैं कि खान साहब के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो उनका क्लेम है कि रजीम चेंज की गई और ये बाकी सारा एक नुमाइशी सिलसिला था। बहरहाल आइनी तो था मगर नुमाइशी था उनके ख्याल में, ये जो नो कॉन्फिडेंस हुई। तो ये खान साहब जो है वो उनके पास यही वजह तो नहीं है कि खान साहब को किसी सूरत नेड़े नहीं लगन देना, वो जो मेरे चचा जान के पेट में दर्द है इमरान खान की वजह से है, वो लंदन में जनाब एक रबरी हो गई है इमरान खान ने कराई है, ये जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। कुछ देखे सियासी मुखालफिन तो उछलते हैं, और उछलना भी चाहिए, बाज लगड़ बगड़ बच्चे जमूरे। मैं तो अक्सर उनका हैरान होता हूँ कि ये बेवकूफ़ हो, तुम्हें क्या, वो हमारी तरफ से नवाज शरीफ की हुकूमत आए 100 दफ़ा है, ये जो जरदारी साहब की आए 100 दफ़ा, 3.5 साल में ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद भट्टी साहब इतना काम हुआ था, इनियां नीयां रखियां गई सन, वो सारियां पुटियां गई नीयां 3.5 साल नहीं कहा साहब। 81 से उनका इक़्तिदार का सूरज गुरूब हुआ है। उस अगर वो कुछ करते तो इस मुल्क को गिराते गिराते 50 साल चाहिए थे, 40 साल की हैं। इनफैक्ट के उन्हें पता है हर हाल में। एक ब्रेक बड़ी साहब, मुझे क्विक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं
और हम देखते हैं कि ये क्या वजह है, किसी को कोई भी आर्जा लाहक होता है दूर दराज कहीं, तो उसकी वजह इमरान खान क्यों है आजकल, क्या खौफ है इसका, ख्वाबों में आके डराता है हमें, क्या मसला है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, अब दूसरी खबर पर चलते हैं। शौकत तरीन साहब की एक कॉल है। वैसे तो आजकल यहाँ पे पर्चा इसी तरह हो जाता है जिस तरह कोई यानी परिंदा अगर पर मारे तो उस पर भी हो सकता है, मुमकिन है आर्टिकल 6 लगा दें हम। तो अब उन्होंने जो कहा, अब इसको ये इस हद तक है। और दूसरी तरफ क्या है कि जो मर्जी आप कहें बैठ के, आप ये कहें कि भट्टी साहब आपके बच्चों ने भी यहीं रहना है और आपने भी यहीं रहना है, इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को ये कहा जाए, तो ये इस पे क्या कानून का रह जाएगी, क्या उस कानून पे एतबार रह जाएगी। इमरान खान के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के खौफ से बुग़्ज़ इमरान में मौजूदा हुक्मरान और उनके कुछ किराए के अफसर आइन को, कानून को जिस तरह पांव तले रोंद रहे हैं ना, मेरा यकीन है किसी डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। आपने इमरान खान पे कातलाना हमला करवा दिया, वो नहीं डरा। इमरान खान ने खुद कहा 60 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज हो गए, वो नहीं डरे। शहबाज गिल, आदम सवाती, फवाद चौधरी, शेख रशीद, दीगर गिरफ्तारियाँ हो गई, वो नहीं डरे। पूरी पंजाब पुलिस रोज़ाना फरिस्त बनाती है। एक तरफ आपको पता है पिछले चंद दिन से लाहौर में आर्डर है कि नॉन लीग के दौर में जितने भी सही पर्चे या झूठे 10 मिनट में ख़त्म करके बताओ, चाहे किसी ने फ्रॉड किया, लूटमार किया, जो मर्जी है वो ख़त्म कर रहे हैं रातों रात। दूसरी तरफ अब इन्हें खौफ है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान की ना सिर्फ वो पंजाब में बल्कि वफाक में हुकूमत होगी। कभी शौकत तरीन को पकड़ लिया भाई, तो आपकी मरियम नवाज साहबा ने। अच्छा, अब और लोग कौन है जी लाइन में, ये जो सियासतदानों के बारे में आपने खबर दी थी ना कि एक लिस्ट बनी हुई है, उसके बाद हुआ नहीं। जब उसका कमो बेशतर 5 तकरीबन 50 के करीब लीडरशिप है सारी, और जो जो इनके खिलाफ बोलेगा इन्हें ये कुचलेंगे, इन्हें ताकत से रोक देंगे। आज इमरान खान ने कहा लाहौर में बहुत बड़ा एक कब्जा ग्रुप है, उन्होंने एक अफसर की तरफ इशारा किया और अफसर के बारे में वो जानते हैं, किसने किस कमरे में बुला के कहा कि नून लीग के मुकदमात ख़त्म करो, इधर इनके मुकदमात ख़त्म करो नून लीग के, और PTI में मुकदमा दर्ज करो। यार ये पुलिस का काम है। कहता पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी। यार क्या तुमने 3 ये रहना है तो उसके बाद क्या सैटरडे को इमरान खान को भी यानी टाइम एंड अगेन ट्राई हो रही है उसको पकड़ने। देखिए कैसा पहले दिन से एक ही ख्वाहिश है इमरान खान को गिरफ्तार हो, लेकिन अंदर का खौफ, अवाम की ताकत, डर इन्हें उन्हें गिरफ्तार नहीं करने दे रहा। इनका बस चले तो ये सूरज गुरूब होने से पहले हाँ सबको पकड़ ले। अब शौकत तरीन पे अच्छा चले मेरी बात सुने। मोहतरम शहबाज शरीफ सब वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जस्टिस क्यूम से उनकी रिकॉर्डिंग आई बाहर, आई उसका पर्चा हुआ। तो फिर अगर जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो, कमज़ोर देख के गला दबा दो, तगड़ा देख के पाँव पकड़ लो, ये औकात है। हाल ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है और बड़े अच्छे आदमी हैं, सगा भाई उनका नवाज शरीफ मुल्क से इलाज कराने गए हैं, 50 रुपये के एफिडेविट में मुल्क पे नहीं आ रहे, अपनी भाई की हुकूमत में एतबार नहीं करे। शहबाज साहब के दमाद है अली इमरान, उन पर मुख्तलिफ मुकदमा थे, वो झूठे होंगे सारे। अली इमरान वो इस पाकिस्तान में नहीं आ रहे। नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे केसों में इश्तिहारी हैं, वो मुल्क में नहीं आ रहे। यार अपने लोग आप पर एतबार नहीं कर रहे और आपको सिर्फ इमरान फोबिया चढ़ा हुआ कि इमरान को मार दे, और इमरान को मार के भी उसने आपसे नहीं मरना, ये अपनी मौत खुद मर रहे हैं। जहांगीर तरीन से अपनी किड़ कौन निकाल रहा है? शौकत तरीन, शौकत तरीन। देखें शौकत तरीन ने उस बुरे हालात में भी, हमने भी तनकीद की बहुत औकात में, लेकिन उन्होंने इस हुकूमत की इकानमी को संभाले रखा। जब इमरान खान की हुकूमत थी 6 पे ग्रोथ रेट था। अब जहांगीर तरीन इसाक डार टोटल फेल हो गया। अब सारे को शौकत तरीन की याद आने लगी। इन्होंने कहा मुनाजरा करना है, उसने कहा मेरे सामने आए मुंशी साहब, मुंशी नहीं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वो तो पर्चा दर्ज हो जाता है, इसाक डार साहब। अब वो खौफ के मारे हैं कि इमरान खान को रोकने के लिए हर वो बंदा जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा उस पर बगावत का भी पर्चा होगा, उस पर कातराना हमला भी होगा, वो गिरफ्तार भी होगा। क्योंकि पहले रेंटे गाड़ी होती थी, रेंटे कार, अब रेंटे अफसर हैं, उनको बुलाया जाता है भाई ये काम खिलाफ करो। तो अब शौकत तरीन को पकड़ ले कारी साहब, या इमरान खान को पकड़ ले, फवाद चौधरी को पकड़ ले, या जितने मर्जी कर ले। जिस दिन
अवामी रेला आया, साफ शफाफ इलेक्शन हुए, इमरान खान को रोकने में ही आज इस वक्त तक नाकाम है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। इमरान इन्हें ख्वाब में भी डरा रहा है, जिसकी मिसाल दे दी है। सगा नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे? यही भट्टी साहब बात करते हो ना, अभी हम अगले सेगमेंट में इस पर बात करेंगे। जिस चीज़ से डरना उससे डरे। नून लीग की तरफ से इशारे ये भी मिल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन 2025 को कराया जाए। 2 साल मीशत बड़ी ख़राब है और जो है हमने ठीक करनी है। कि मीशत ख़राब है, इन्हों की कुछ ज़ाती मीशत भी ख़राब हो गई है भट्टी साहब जो हुक्मरान है। काजी साहब देखो, कहते हैं ना पिछले ना मरदे तो फौजा घर दियां होंदियां। और भाई 25 में इलेक्शन किस आइन कानून के तक ले जाओगे? अक्टूबर तक इलेक्शन कराने के तुम पाबंद हो। और केयर टेकर इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आप 3 महीने में इलेक्शन नहीं कहोगे तो आर्टिकल 6 तुम पर लग जाएगा। भट्टी साहब यहाँ अच्छा, दूसरी बात, कादी साहब जो इन्होंने अफसर किए हैं ना, अफसर चेंज किए हैं सारे पंजाब के, कमो बेशतर 40-20 करोड़ से ज़्यादा रकम आया उनके TAD आने जाने में। कहते हैं इलेक्शन के पैसे नहीं हैं। आपको पता है ग्रेड 20 का अफसर जब कमिश्नर या DIG चेंज किया जाए, TAD ये पैसे मिलते हैं उनको। अंदाजा करें यार, अंधेर नगरी है। एक इमरान खान ने पूरी PDM को आगे लगाया और भेड़ बकरियों की तरह भाग रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन ने भी वो डेट देनी थी, मीटिंग करके उठ के डेट उन्होंने भी दी। ठीक है जी, हम तो बड़े डरते हैं हाई कोर्ट से, इनको कोई डर नहीं किसी का। जरा सुनिए ख्वाजा सफदर साहब कहाँ याद आ गया, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे। कैप्टन सफदर साहब की कुछ गुफ्तगू सुनवाते हैं आप। वो कहते हैं 2025 में इलेक्शन होगा। एक उन्होंने फरमाया, मुझे मोहतरमा मरीम नवाज वज़ीर-ए-आज़म बनती नज़र नहीं आती। वो तो घर से ही पता कट गया। पिंडी में वर्कर कन्वेंशन था, शाहिद हकान अब्बासी सब तशरीफ नहीं लाए। वाहिद लीडर है जो अपनी नून लीग में सबसे ज़्यादा गैर पसंदीदा हो गई है। अभी इक़्तिदार नहीं आया, ये उनके शोहर है अपने कलम, खुद मोहतरम कैप्टन सफदर साहब थे, उनकी डब्बी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमने अपने वोट के बयानिया दफन कर दिया जब कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन दी। कादी साहब जिसको घर में कोई पसंद ना करे, जिसके ऊपर जिनके अपने हुसैन हसन नवाज आके केस ख़त्म ना कराएं, अली इमरान जो दमाद है मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने कुछ लोगों का लेना देना होगा, पर्चे झूठे हो गए। उन्होंने एंटी करप्शन पे जो जुल्म कराया वो भी कहानी गलत हो, नवीद वाली कहानी जो हाँ जुल्म की था, हो सकता है वो झूठी हो, लेकिन वो नहीं आ रहे। लिहाजा इमरान खान से जितना मर्जी भागे, इन्हें हर जगह इमरान खान ही नजर आए। भट्टी साहब ये अभी एक आप, अच्छा, ये 25 का इलेक्शन किस कानून के तहत कह रहे हैं? अगर मुल्क में आइन कानून है, एक बड़ा अच्छा कानून है जिस कानून के तहत इश्तिहारी पहले जाके वजीर वजारत का हलफ उठाता है और उसके बाद वो अदालत में पेश होता है। ये मैं सबक सुना रहा तो 10वीं का कैदा है, चलें क्योंकि मैं 10वीं का तालिब इल्म, कैदा पर कोई फायदा नहीं। लेकिन अब जरा सुने कैप्टन सफदर साहब को मजीद। अब वो कहते हैं जी कि ये फैसला गलत करवाया गया, कैप्टन साहब ने जो घर का बेहती लंका डाया। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को बताना चाहिए। वैसे नवाज शरीफ ने कईयों को पूछा ये फैसला क्यों गलत हुआ होगा, वो किसे बाजी की है, लेकिन ये उनके दमाद है। वो कहते हैं कुछ लोगों ने गलत गलत मशवरा दिया। देखिए ना, ये उनके दमाद है कैप्टन सफदर साहब, और बाकायदा रियाल शियाल लेके गुजारा करते हैं गुजर बसर। तो ये अपने ससुर से पूछें, जनाब मोहतरम ससुर साहब, आपने कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन क्यों दी? एक तरफ तो कह रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन उन्होंने धांधली कराई, उस वक्त इस्तीफा मांग रहे थे। सबसे बेहतर आइया अब तो इनकी मोहतरमा जोजा साहबा। साहब ये क्या हम धांधली की वजह से, देखिए जब इलेक्शन ही नहीं होंगे तो धांधली नहीं होगी, तो ये अच्छा नहीं है दम इलेक्शन कराई ना। देखिए यहाँ तो कानून साजी करने हम ताहयात मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म में जब तक दुनिया से नहीं, तो ये अभी कानून साजी होनी है, वैसे इनके लिए हुई है। अच्छा काई साहब, दुबई बड़ा कम पै रहे हैं। हाँ की और अच्छा मैं नहीं पूरी गल नहीं दस ना बड़िया पार्टियां उत्थे बैठियां ना कोई विजिट भी करता, रुकता भी है, चले भी जाता, कोई आता जाता। जिंदगी एक आने जाना ना, जिंदगी हम सब एक मुसाफिर है। जिंदगी मुसाफिर क्या है, सफर पे है। तो अच्छा, जी भट्टी साहब ये तो चलें, वो तो हो गया, आपने जो भी बात कर दी। अब सवाल ये है कि क्या ये 20-25 अभी यहाँ बैठे हुए थे तो हमारे ये कैमरामैन कह रहे थे यार वो घी 550-600 का हो गया एक दिन बाद। अभी दूसरे हमारे भाई ने कहा नहीं जी 675 का होगा। मुझे नहीं पता, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। इस इकनॉमिक कंडीशन में जबर और आइन से इनराफ कितनी देर तक रवा रख सकेंगे? काई साहब, मैंने गुजारिश की है, इमरान खान तो इनके लिए दर्द सर बन चुके हैं।
इन्हें नींद में भी वो डराते हैं। डरे उस वक़्त से जो इकॉनमी इन्होंने तबाह कर दी है, जो आम आदमी से इन पर महंगाई का जो तूफान उन पे गिरा रहे हैं। अगर वो शहरी आगे सोचें तो इन्हें फरार का कोई रास्ता मिलेगा? मैं तो समझता हूँ कि दिस इज़ लाइक प्लेइंग विद, जहाँ ये इकनॉमिक कंडीशंस की और डिटीरियोरेशन की पेस ये हो, तो फिर तारीख़ को से अदम आगाही लगती है इस तरीके से जबर से आगे बात चलाने की। दिनों में सूरत हाल बदल रही है। शायद हम होश के नाखुन ले लें, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आएंगे, मईशत पे बात करेंगे। एक अहम मईशतदान हमारे साथ होंगे, हमेशा हमें टाइम देते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक नोटेड इकोनॉमिस्ट और हालात और मईशत पर गहरी निगाह के हामिल मईशत के माहिर जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये देता हूँ, एक तो आपके सामने है $2.9 बिलियन रह गए हैं, कहाँ मुआहदा खड़ा है, ब्रेक नेक इन्फ्लेशन है, दिनों में कीमतें बढ़ रही हैं, चाय की कीमत देख लें, आज घी की कीमत मुझे कोई बता रहा था डेली बेसिस पे बढ़ रही है। कोई इसको ब्रेक लगती नज़र आती है आपको मुस्तकबिल करीब में, यहाँ भी अगर हालात ठहर जाएं? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अगरचे IMF के साथ जो बातचीत हो रही थी वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है मगर मुकम्मल नहीं हुई है। और जब जो हमने एग्रीमेंट किया है पाकिस्तान ने कि जो हम रिफॉर्म्स ले आएंगे जिसमें नुमाया तौर पर कुछ चीज़ों की कीमतों में काफ़ी इजाफा होगा। अब आप ये देखिए कि बिजली के निर्ख, गैस के निर्ख और फिर सेल्स टैक्स के निज़ाम में टैक्स रेट में इजाफा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ों के नतीजे में अफरात ज़र में कमी नहीं अलबत्ता इजाफा होगा। और हमारा जो अंदाज़ा है कि पिछले महीने आपके अफरात ज़र की रफ्तार जो थी वो 27.6% थी, ये 35 से 40% तक जा सकती है। और आपने देखा होगा कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है, जो एसेंशियल आइटम्स पे है, उसकी रफ्तार ऑलरेडी तकरीबन 34% से ऊपर जा चुकी है। तो इस वक्त अफरात ज़र में कमी, बेरोज़गारी में इजाफा, इसलिए कि प्रोडक्शन में कमी आ गई है, सनती पैदावार में कमी, और आपने देखा कि ज़री शोबे में तो सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो हालात जो हैं वो हद से ज़्यादा खराब होते हुए चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो रहनुमाई फरमाया, इसाक डार साहब ने चंद रोज़ कबल कहा था कि एग्रीमेंट हो गया और सुबह ही आज ऐलान हो जाएगा, गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई नहीं आ रही। दूसरी तरफ जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ था उनके ज़ेर मुअतलक़ा ज़खायर कितने थे? हमारे 2.9 है। तो क्या आप समझ रहे हैं इन फ्यूचर? जब श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट हुआ था अप्रैल में पिछले साल, उस वक्त उनके जो रिजर्व्स थे वो मुश्किल से $1 अरब के लगभग थे। हालांकि श्रीलंका की जो फीकस आमदनी है वो पाकिस्तान से और बांग्लादेश से तकरीबन 2 गुना है, मगर उनके हालात बहुत अरसे से ख़राब रहे हैं, जिस तरह हमारे भी ख़राब होते गए हैं। और हुआ ये है कि उसके बाद वहाँ जो है मई के बाद अफरात ज़र की रफ्तार हैरत अंगेज़ 60% से ज़्यादा हो चुकी है। लोग बेपनाह परेशान हैं श्रीलंका में। वहाँ तेल की सप्लाई बहुत हद तक महदूद हो चुकी है, खाने पीने के अशिया भी कम हो चुके हैं। खुदा न खास्ता ऐसा पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हालात फिर हद से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। आपने ये कहा कि साखदार साहब ने कहा था कि एग्रीमेंट हो गया है। बात दरअसल ये है कि एग्रीमेंट उस वक्त होता है जब जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फाइनेंशियल पॉलिसीज का जो डॉक्यूमेंट IMF तैयार करता है नेगोशिएशंस के बाद, क्या वो एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान को? और अगर एक्सेप्टेबल है तो पाकिस्तान एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू करता है जिसमें हम वाज़े तौर पर कहते हैं कि हम क्या 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 करने वाले हैं।
एक तो काफ़ी अरसे से जो हमें रिफॉर्म्स करने थे वो हमने नहीं किए, और नवा रिव्यू आपका तकरीबन 2 से ढाई महीने डिले हो चुका। तो अब देखिए कि आज कल में ये मेमोरेंडम पे बात होगी वर्चुअली, और फिर देखिए उस पे क्या होता है। अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फ़ौरन से फ़ौरन पाकिस्तान को अपने रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अब ख़्याल ये है शायद कि कल बजट के में मिनी बजट की अप्रूवल शायद कल काबीना को पेश की जाएगी। अब देखिए उसमें क्या होता है। डॉक्टर साहब, ये मिनी बजट जो फरमा रहे हैं, बजट तो सुना था साल में एक दफ़ा आता है, पाकिस्तान में तो 365 दिन आता है। इससे महंगाई की रेशो आप क्या समझते हैं, कितने % मजीद आवाम पर बोझ पड़ेगा, आम शहरियों पर? देखिए, मुझे फिर अफ़सोस से कहना पड़ता है कि इसमें रुझान जो है वो सरासर गलत। पूरी कोशिश ये हो रही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा किया जाए, और सबसे नुमाया एग्जाम्पल इसमें यह है कि आप सेल्स टैक्स का रेट जो 17% है उसको बढ़ाने चले हैं तकरीबन 18%। अब मैं आपको एक छोटा सा आदाद शुमार पेश करूं। आपको अंदाज़ा है कि खाने पीने की अशिया जो हैं, जिसमें चीनी है, घी है, चाय है और मुख्तलिफ चीज़ें जो खाने पीने की हैं, उससे हम सालाना 450 कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, और इसका बोझ किस पे ज़्यादा पड़ता है? आम शहरी पे। इस वक्त जो प्रपोजल्स लाने थे हुकूमत को, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस में लाना चाहिए था, मगर फिर से वही हुआ है कि जिन पर बोझ ऑलरेडी ज़्यादा है उन पर बोझ और बढ़ाया जा रहा है। ये मेरी नाचीज़ राय ये है कि ये जो कर रहे हैं ये नामुनासिब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग और भी, यानी शबर जैदी साहब हमारे पास आते रहते हैं, उनका ट्वीट में देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो, मुल्क दिवालिया हो चुका है, ये उन्होंने कहा, और अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब कि ये बताइए कि लेट्स बिलीव कि हमें मिल गया 170 बिलियन का हमने लगा दिया, उसके मिलने के बाद जो है क्या फ़र्क होगा? वो दिवालिया होने से एक सिचुएशन कदरे बहरहाल बेहतर होगी आपके ख्याल में? देखिए, कुछ हद तक बेहतर हो सकती है कुछ अरसे के लिए, मगर पूरे तौर पर ख़त्म नहीं होगी। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को इस जो जनवरी से लेकर जून तक इस साल के हमें जो अभी भी पैसों की ज़रूरत है वो 13 से 14 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जिस हमें इसलिए चाहिए कि हमें तिजारती खसारा और जो कर्ज़ों की वापसी है उसकी पेमेंट करनी है। और इसमें मैंने रोल ओवर्स को ले लिया है कि हमें रोल ओवर्स कुछ मिल जाएंगे, उसके बावजूद आपको 13 से 14 अरब डॉलर पेमेंट करनी है। अब IMF के साथ अगर एग्रीमेंट हो जाता है और नवा रिव्यू आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको IMF से 1.2 अरब डॉलर तक मिल सकते हैं, और कुछ आपके जो दोस्त ममालिक हैं, बायलैटरल्स हैं, सऊदी अरेबिया, चाइना वगैरह, उनसे 3-4 अरब डॉलर और मिल सकते हैं। तो कुछ हफ्तों के लिए शायद रिजर्व्स में कुछ बेहतरी आए, मगर जो प्रेशर है, कितनी हमें ज़रूरत है अभी भी इस साल पैसों की, वो पूरा होते हुए भी अभी भी दिक्कत रहेगी और ख़तरा खुदा न खास्ता मौजूद रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है कि एक सुना है जो मिनी बजट आ रहा है इसमें बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा और मज़ीद पेट्रोल की, तो इंडस्ट्री तो ऑलरेडी बंद है, तो ये तो आगे वाले आने वाले दिन मज़ीद मुश्किलात लग रहे हैं। कैसे हम कंपटीशन करेंगे इंटरनेशनल मार्केट का जब बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत में बहुत इजाफा होगा? तो मज़ीद इंडस्ट्री बंद होने का खदशा नहीं होगा इससे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल मुनासिब बात की है। इसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अंग्रेजी में कहा जाने के कीमतों में इजाफे की वजह से इनपुट्स के अफरात ज़र में इजाफा होता है, इसलिए कि जो आपके फिनिश प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतों में इजाफा होता है। अब साथ साथ एक और चीज़ देख लीजिए आप कि हमारे बरामदात पे जो हमने एक लिहाज से सब्सिडी दिया था बिजली पर ताकि वो कम्पिटिटिवनेस रहे,
इसलिए कि आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में जो डॉलर्स में हमारी जो बिजली की कीमत है वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कुछ 40% ज़्यादा है। ये मैं उस वक्त कह रहा हूँ कि जब तक वो बढ़ाई नहीं गई थी, अब बढ़ने वाली है और तो इससे यकीनन कम्पिटिटिवनेस पे असर पड़ता है और एक्सपोर्ट्स मुतासिर होना शुरू हो चुके थे, खुदा न खास्ता और मुतासिर होंगे। इसलिए आपने जो भी एक्सपोर्ट को हमने इंसेंटिव्स पिछले सालों से दिए हुए थे, IMF प्रोग्राम के नतीजे में तकरीबन सारे विड्रॉ हो चुके हैं। एक ज़माना था कि हमने नज़र में जो आप फरमा रहे हैं IMF से कोई डील हो भी जाती है तो इससे तो शायद 1-2 माह बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल तो बेहतर होती हुई मुश्किल नज़र नहीं आती जैसे आप फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये है। देखिए बात ये है कि जब तक हम मेजर रिफॉर्म्स जिसका मैंने जिक्र किया है आपको पहले भी प्रोग्राम्स में, वो नहीं करते हैं और टैक्स का जो निज़ाम है उसमें अदम इंसाफ और मुसावात नहीं लाते हैं, तो ऐसी बेहतरी नहीं होगी। दूसरी तरफ खर्चों की बेतहाशा इजाफा होता चला है। अब लोग तो आमतौर पे कहते हैं कि हमारे काबीना जो है शायद तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। इस तरह की चीज़ें इस वक्त नहीं होना चाहिए। हर चीज़ में ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, खर्चे कम करें और उससे बोझ जो है हमारे माशी हालात पर कम पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी एक बात कह चुके हैं और मैं आज डॉक्टर इकराम उल हक साहब का मजमून भी देख रहा था, वो एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन में भी थे, तो वो कह रहे हैं कि आपने 23 बिलियन 17 से 23 बिलियन का आपने डॉलर का कहा कि इशराफिया खा जाती है, तो वो कह रहे हैं कि यार ऊपर टैक्स लगाएं। एक IMF का पेपर मैं उसकी खबर देख रहा था, 11,000 अरब के टैक्स पोटेंशियल की वो बात करते हैं, तो आपकी भी कह रहे हैं नीचे टैक्स गरीब आदमी पे लगा रहे हैं। इन इशराफिया की अगर हम एग्जेम्पशंस कम कर दें और इतना बुरा वक्त है हमारे ऊपर, तो क्या ये मसला हल हो सकता है? 100% हमने इस पे लिखा है। मैंने यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़े तौर पर हर चीज में जो रियायत की गई है, कंसेशन रिलीफ वगैरह सब बताया है और उसका कॉस्ट जो है, रेवेन्यू जो हम नहीं उठाते हैं, इस वक्त आप देखिए कि तकरीबन ये 17 अरब डॉलर यानी कि ये तकरीबन 4,000 अरब तक पहुंच जाएगा आने वाले सालों में। ये खुदा के लिए ये वक्त आ गया है कि आप एक इंसाफ के निज़ाम के तहत जो मरात मैंने आपको पहले भी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। आपको हैरत होगी कि प्रॉपर्टीज पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं पूरे मुल्क में खरबों के, हम सारा टोटल रेवेन्यू जो उठाते हैं 25 अरब। देखिए ये निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता। एक तरफ इनको ठीक करना है, टैक्स के निज़ाम के मुख्तलिफ चीज़ों को वापस लेना है, दूसरी तरफ खर्चों की लिमिटलेस खर्चे हो रहे हैं। आपको हैरत होगी कि पिछले साल जो हमने सब्सिडियां दी हैं हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, वो अब डिफेंस के बजट से भी ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ था। खुदा के लिए वक्त आ गया है कि आप ऑस्टेरिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस की तरफ जाएं और खर्चों को कम करें और दूसरी तरफ एक इंसाफ के निज़ाम के तहत रेवेन्यूज में इजाफा करें। एक हमारे दोस्त है इनकम टैक्स में, उनकी सैलरी बड़ी मामूली है, उनके 2 बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इसकी 5 लाख फीस है, तो मुल्क इकानमी की तरफ बिल्कुल बुलडोज हो रहा है। जिन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है, सैलरी उनकी 1.5-2 लाख है, तो इनके पास क्या हालात, इनका चिराग है। मुल्क की इकानमी बैठते हैं, जो कोई पुरकशिश होते में तयन होता है, उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी भी क्या, ये कोई क्या करते क्या, इनके पास आला क्या हुआ है। बात दरअसल ये है कि निज़ाम में आपने डिस्क्रेशनरी पावर्स बहुत दिए हैं, कुछ हद तक जान के दिए हैं ताकि गुंजाइश पैदा हो। मैं आपको बताऊं कि अगर आप इजाजत दें तो खुल के बात करूं। सर प्लीज। फंड्स जो हैं मुख्तलिफ टैक्सेस के, उस पर तो एक मार्केट मौजूद है, वेल डिफाइंड रेट्स हैं कि आपको रिफंड चाहिए तो इतने फीसद आप फौरन दें और लें।
ये देखिए करप्शन का निज़ाम जो है टैक्सेशन में हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और हम लॉज इस तरह के लाते हैं जिसमें गुंजाइश पैदा हो जाती है कि आप निज़ाम को सिंपल करें, नॉन डिस्क्रिशनरी करें। आप छोटे जो आपके टैक्स पेयर है मुश्किल से एक आधा पेज की रिटर्न उनसे लें और जितना वो दे रहे हैं थैंक यू करें। ये सारा निज़ाम इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस दोनों में डिस्क्रिशन इतनी ज़्यादा दे दी है कि यकीनन फ़ायदा उठाते हैं अफसर। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए, इसहाक डॉक्टर साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जी मैं बहुत एक मेरा तजुर्बा है। क्यों उनका एक तो तजर्बा काम नहीं आ रहा, और साथ में एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल भी जोड़ देता हूँ, आप क्योंकि जिक्र करते हैं उस पर बात कि ये आर वी स्लीप वॉकिंग टू अ प्रेसिपिस, बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट है उसका तो ये कंसर्न है कि इलेक्शन 2025 में हो, खान साहब को पकड़ लो, शेख रशीद को पकड़ लो, ये कर लो वो कर लो। तो इनको कोई अंदाज़ा है कि हम किस किस्म के हालात की तरफ बढ़ रहे हैं? ये दोनों सवाल डॉक्टर साहब। दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं। देखिए सिर्फ IMF की छतरी पे हमारा गुजारा नहीं होगा, हमें बहुत आगे जाना है और अब वक्त आ गया है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपको करनी है। खर्चों में कमी पे नुमाया तौर पर, टैक्स के निज़ाम में इंसाफ, आपके एक्सपोर्ट्स को आप इंसेंटिव्स दें। बांग्लादेश ने जो ऐसे खूबसूरत इंसेंटिव्स दिए हुए हैं इसीलिए तो वो कामयाब है, हमसे सीखें। हमने 60s में एक ज़बरदस्त बोनस वाउचर स्कीम चलाया था जो इतना खूबसूरत स्कीम था, उसको हमने छोड़ दिया, बांग्लादेश ने ले लिया और आगे बढ़ गए। ऐसी ऐसी चीजें करनी है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का वक्त आ गया। खुदा के लिए, खुदा के लिए, ये जो रोजाना हम टेलीविजन में देख जी जरा स्ट्रॉन्ग लफ्ज इस्तेमाल किया स्लीप वॉकिंग का, मगर ये तकरीबन यही है। अच्छा डॉक्टर साहब खुले अल्फाजों में बता दें, जैसे आपने काशी की इफेक्ट्स क्या, लेकिन जो हुकूमत कर रही है, डू यू थिंक ये सही डायरेक्शन में जा रही है? हमें तो कोई सिंसियरिटी नजर नहीं आती बज़ाहिर वादिउल नज़र में। देखिए काफी अर्से उन्होंने डिले कर दिया। जब आपने सितंबर में दस्तखत किया था IMF के साथ प्रोग्राम और खुद आपने लिख के कहा था वही रिफॉर्म्स जो आज आप करने चले, आपने खुद को कमिटमेंट की थी लेटर ऑफ इंटेंट में, वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तकरीबन अब देखिए 5 महीने होने को आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक क्विक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं क्योंकि आखिरी 30 सेकंड है। क्या IMF के प्रोग्राम से भी हम, आप ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट से चंद माह के लिए बच पाएंगे? एम आई राइट इन अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू? यस, इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आपको 2 चीजें करनी है। आपको जिस हद तक हो सके IMF की छतरी के तहत प्रोफाइलिंग, रीस्ट्रक्चरिंग डेट की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रोकना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि वक्त की दीवार आ जाती है, बट आपने हमें बहुत यानी वजाहत से डॉक्टर साहब ने बताया। क्विक मुझे इख्तिताम करना है, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।